जमावड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, हमारे सामने जो ये होटल है और पीछे नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं, ये सारे लोग यहाँ आ चुके हैं जिनकी तस्वीरें दिख रही हैं, लगभग सभी आ चुके हैं। और ये नहीं आए तो इनके सेकंड नंबर के लोग आ चुके हैं और शाम तक ये सभी नेता यहाँ होंगे जिनकी तस्वीरें पीछे हमारे दिख रही हैं आपको। यहाँ पे 2 दिन, आज और कल, देश की राजनीति का और 2024 के चुनाव का रोड मैप तैयार होगा। यहाँ से तैयार होगा कि कौन कैसे कितनी सीटों पर किन नारों के साथ किन प्रोग्राम के साथ चुनाव में जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी घटना बेंगलोर में हो रही है। और दूसरी, जैसा आपने कहा कि संख्या का कोई कंपटीशन, जैसा कि एनडीए की बैठक भी, हालांकि ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी, एनडीए की बैठक अचानक हुई है जब उन्होंने राजभर की पार्टी के साथ तालमेल किया। उस बैठक में एक नंबर आया 29 पार्टियों का। देखिए फर्क ये है राजीव जी, यहाँ जो लोग हैं उनमें कई राज्यों की सरकारें भी हैं जिनके पास। वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, झारखंड है, महाराष्ट्र में थी सरकार, छत्तीसगढ़, कांग्रेस के तो राज्य हैं ही, लेकिन कांग्रेस के राज्यों के अलावा ये वो लोग हैं जो बड़े राज्यों की सरकारें चला रहे हैं। केरल, वामपंथी पार्टियां भी हैं यहाँ पे। तो इसलिए इस बैठक का उस एनडीए की बैठक से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि वो जो जिनसे अभी एनडीए ने टाई अप किया है वो क्या है, वो क्षेत्रीय दल तो ये भी हैं, लेकिन एक छोटे भूगोल के या एक जातियों के नेता हैं वो। और उनके साथ बीजेपी अपना सोशल इंजीनियरिंग का तालमेल जरूर बिठाएगी। कुछ सीटों का उनको फायदा भी उसमें हो सकता है या कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन यहाँ जो नेता इकट्ठा हुए हैं विपक्षी एकता में, वो नेताओं पैन स्टेट, यानी जिस भी राज्य के हैं उस राज्य के सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े नेता या मुख्यमंत्री हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों बैठकों में जो बेंगलोर में हम देख रहे हैं। यहाँ पे तमाम लगभग जो है वो 2/3 भारत जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, 2/3 भारत यहाँ दिखाई में वो ये है कि जैसा अभी शकील अख्तर जी भी बोल रहे थे और प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे कि एक पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कि एक पूरा हिंदुस्तान और बड़े बड़े दलों के नेता इस खेमे में मौजूद हैं। और ये जो बड़े दलों के नेता है प्रशांत जी, उसमें लालू प्रसाद यादव जो हमेशा चुनाव के नैरेटिव को सेट करते हुए दिखे हैं, वही लालू प्रसाद यादव जो राहुल गांधी को भी दूल्हा बनने की बात कह रहे थे। और यहाँ आपको भी लगता है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी अब ये जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है वो दिखाई देगी कल जो बैठक होनी है? देखिए, ये जो क्षेत्रीय दल हैं, इनकी अगर आप पिछले 2 दशकों की 3 दशकों की राजनीति आप देखिएगा तो इनकी राजनीति 3 चीजों पर टिकी रही है। इनकी राजनीति टिकी है समाजवाद पे, यानी वेलफेयरिज्म पे। दूसरा इनकी राजनीति टिकी हुई है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, और तीसरा सेकुलरिज्म पे। और इन तीनों, समाजवाद, सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय, इन तीनों मुद्दों पर ये क्षेत्रीय पार्टियां कमोबेश अपनी वैचारिक दायरे के अंदर रही हैं। भले ही पीछे कभी इन्होंने अगर बीजेपी से हाथ भी मिलाया तो बीजेपी को मजबूर किया कि वो 370, धारा 370 या राम मंदिर या यूनिफॉर्म सिविल कोड को पीछे रखे। उस शर्त में ये लोग गए थे। ममता बनर्जी अगर वाजपेयी जी के साथ गई थी तो ये शर्त के साथ गई थी। तो क्षेत्रीय दलों ने अपनी बात बीजेपी से मनवाई थी। कुल मिलाकर मैं जो कहना चाह रहा हूँ राजीव जी, कि एक वैचारिक घेराबंदी के तहत ये क्षेत्रीय दल हैं और राहुल गांधी का जो वैचारिक प्लेटफॉर्म है वो इनसे मेल खा रहा है। बिल्कुल, इसलिए मैं एनडीए के बारे में जब कहता हूं कि मुझे शुभा होता है कि जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले जो दल हैं, जो सैकड़ों साल से अपने समाज में हुए शोषण के विरुद्ध
एक खड़े हुए हैं, वो मनुवाद की पार्टी या एक ऐसा आरएसएस के साथ हाथ मिलाएंगे जहाँ पे हमेशा जो उनका मुखिया होता है वो ब्राह्मण होता है, चित्त पावन ब्राह्मण होता है, तो वो वैचारिक प्लेटफॉर्म नहीं होगा। तो वो एक अपॉर्चुनिस्टिक है, उनको भी चाहिए सत्ता का मजा और इनकी मजबूरी है, इनको गिनती दिखानी है। लेकिन ये गिनती, जैसे शकील साहब ने कहा कि गिनती कोई मतलब नहीं है। तराजू में आप छोटे छोटे चीज रख रहे हैं और एक तरफ भारी वजन है। और दूसरी एक बात और राजीव जी का कि बीजेपी एनडीए का प्रभाव बढ़ाने के लिए चंद्रबाबू नायडू से ही बात कर रही है, तेलुगु देशम पार्टी से। वो बीआरएस की तरफ भी देख रहे हैं। ये वो पार्टियां हैं जिनका पैन स्टेट आधार है, पूरे राज्य में आधार है, लेकिन इनका जो वोट बैंक है, इनका जो जनाधार है, वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से हिल जाएगा। इनको 100 दफे सोचना पड़ेगा, और खासकर गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में। अभी कर्नाटक के चुनाव हुए, हमने देखा था, हम लोग थे यहाँ पे, कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ एक सेंटीमेंट सब जगह है। वो फेडरलिज्म की वजह से है, वो हिंदी को थोपने की वजह से है, ये कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से है। वो इन राज्यों में नहीं चलती है। यहाँ के क्षेत्रीय बीजेपी के नेताओं ने भी कहा था सेंट्रल लीडरशिप को कर्नाटक के चुनाव के पहले कि यहाँ पे टीपू सुल्तान मत लाइए, चुनाव हार जाएंगे आप। ये लाए और चुनाव हार गए। तो इसलिए गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों की जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको बीजेपी में आने में बड़ी हिचकिचाहट होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी में आखिर आए तो कैसे आए, लेकिन कौन कौन आएंगे, कौन सी पार्टियां आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ जो हम कुछ देख रहे हैं शकील अख्तर जी, बैनर पोस्टर्स चारों तरफ हैं, ये जरा दिखाइए। वो पीछे आप देखिए, ये सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं आपको, उनके ठीक पीछे राहुल गांधी दिखाई देंगे, और रोड के दूसरे साइड जरा दिखाइए, गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अलग अलग दलों के नेता दिखाई दे रहे हैं। 4 मिनट में दर्शकों को आवाज आ रही होगी हूटर की, कोई ना कोई मुख्यमंत्री, कोई ना कोई बड़ा वीआईपी यहाँ आ रहा है। और पूरे देश का मीडिया अगर दिखा पाए तो आप देखिए, पूरे देश बिल्कुल देखिए, दूसरी साइड पूरे देश भर का मीडिया है। आप तो कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे, कैसी तैयारी आपको दिख रही है शकील अख्तर जी? हम लोग एयरपोर्ट से निकले और यहाँ तक पहुंचे हैं, चारों तरफ होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर सबसे भरा हुआ है, एक अलग माहौल दिखाई दे रहा है। और प्रशांत जी, आप याद कीजिए कि हम लोग जब चुनाव के समय आए थे तो ऐसा माहौल नहीं था। जी शकील।